इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही मामूली चैप्टर है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई बार ऐसा हुआ कि एक की जगह दो दो क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है, ठीक है, और आईआईटी का चहेता चैप्टर है ये, एडवांस के लिए भी और जेई मींस के लिए भी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है, 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक, और एक से लेकर दो भी आ सकते हैं। तो ये इस पार्ट में हम क्या चीज कवर करेंगे, एक तो फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, और फिर उसके बेस पर उसके एप्लीकेशन, ठीक। तो यहां पर एक म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, सेल्फ इंडक्शन आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। बस दो तीन चीजें हैं और ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिक डेफिनेशन है हमारी, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक विद सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स it is the magnetic line of force, it is the total number of magnetic line of force crossing or link with the surface area, crossing or link with the surface area denoted by phi, denoted by phi and defined as phi is equal to या d phi is equal to क्या होता है हमारा v वेक्टर डॉट a वेक्टर। phi is a स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी हमारी, ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और b डॉट a दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, cos थीटा, दिस इज ba cos थीटा, ba cos थीटा। अब हमने कहा लेट वी हैव, ये मेरे पास कोई सरफेस है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्रॉसिंग और व्हाट एवर लिंकिंग, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग और लिंकिंग with the surface. So this is the direction of magnetic field, direction of magnetic field, and first of all check the area vector, area vector। तो क्या होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास ds वेक्टर, कह सकते हैं इसे हम ds वेक्टर, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू बी ds सरफेस एरिया। कभी कभी क्या लिख देते हैं हम इसे b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ds वेक्टर का मतलब है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये ds वेक्टर। अब यदि हम इस सरफेस को, हाँ जी समझो, ये क्या हमारी b और ये क्या है ds, मैंने इसी सरफेस को उठाकर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे, ये अब एरिया वेक्टर विल आल्सो चेंज, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, अरे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, कितने एंगल से डायरेक्शन चेंज हो गए बेटे, थीटा से। पहले डायरेक्शन ये थी हमारी, अब डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, अभी डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, डायरेक्शन हो गई ds वेक्टर ये। तो विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ds cos थीटा, ds, अरे ये वाला कंपोनेंट ds cos थीटा हो जाएगा, अगले वाला कंपोनेंट ds sin थीटा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला b ds cos थीटा b। तो वेयर थीटा इज, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड ds वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। केवल इतना याद रखेंगे, डायमेंशन लिख लीजिएगा, डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स की डायमेंशन कई बार पूछी जा चुकी है, दैट इज ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 2, ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 2, दिस इज द कैलकुलेट कर लोगे, एंड मेजर्ड इन वेबर,
measured in Weber, 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 और 1 Weber इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अरे बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टेस्ला, और ए का मतलब मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 वीबर, 1 वीबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1 वीबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 नहीं है, 10 टू द पावर ऑफ 8 मैक्सवेल। 1 वीबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 8 मैक्सवेल, MAXWELL, मैक्सवेल साइंटिस्ट है। और ठीक, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, GAUSS, गॉस, ये कभी कभी इस फॉर्म में भी दे देते हैं वो। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, और यदि गॉस में दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू टेस्ला, तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला हो जाएगा। और 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 8 मैक्सवेल। तो बाई चांस यदि यूनिट आपको मैक्सवेल में दे दी जाए, स्टैंडर्ड बुक से उठा के क्वेश्चन रख दिया, तो उसमें अधिकतर में यूनिट मैक्सवेल में दे रखी होती है या गॉस में दे रखी होती है ना, तो वहां पर आपको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब लिखिएगा नेक्स्ट वन। हाँ बेटा, केस क्या हो सकते हैं इसके, केस क्या हो सकते हैं, केस कि भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, और यदि पैरेलल टू ईच अदर है तो फाई की वैल्यू cos 0 इज इक्वल टू दैट इज +1, दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो फाई मैक्सिमम होगा, फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, फाई इज इक्वल टू। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यदि हमारे पास 90 है तो 0 हो जाएगा, और cos 180 है तो -1, कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो प्लस माइनस भी हो सकता है, और जैसे वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलर वे फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो, वो 90 डिग्री हो जाए तो बी वो क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब माइनस, हाँ, फाई बराबर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी यही है, तो इसमें फाई लिखिएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो थी इसकी जर्नल वैल्यूज, है ना, जर्नल इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब आइएगा, क्या कहते हैं, हेडिंग लिखिएगा फैराडेज लॉ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, अब इसको जरा ध्यान से समझना बेटे, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, और वो सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो समझो, फैराडे वाज द ग्रेटेस्ट वन साइंटिस्ट। पहले थोड़ी कहानी समझो, उसके बाद बात करते हैं। फैराडे जो है, केवल हमारी निगाह में तो फैराडे ही है, फैराडे वाज द ग्रेटेस्ट वन साइंटिस्ट। यदि फैराडेज नहीं होते तो निश्चित तौर पर ना तो हम पंखे की हवा बैठ रहे होते, ना लाइट आती है हमारे पास। तो सारी सारी जितनी भी एनर्जी आप ले रहे हैं आज की डेट में, है ना, तो वो सब किसकी वजह से है, फैराडेज।
तो उस व्यक्ति ने केवल एक चीज पर ही काम किया, क्योंकि बहुत पहले ये डिसाइड किया जा चुका था और इसको प्रूव भी किया जा चुका था कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू द अदर टाइप, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज एनर्जी। अब हुआ क्या कि सभी एनर्जी एक दूसरे के अंदर क्या हो रही थी, ट्रांसफर, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग मोटर, बाय यूजिंग, एंड वाइस वर्सा, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग जनरेटर, बाय यूजिंग जनरेटर। सोलर एनर्जी यानी कि सन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, है ना, सोलर सेल। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी बाय यूजिंग बल्ब, हीटिंग फिलामेंट। तो ये सारी एनर्जी क्या हो रही थी हमारी, एक दूसरे में कन्वर्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई एम्पियर्स ने क्या प्रूफ किया, एम्पियर्स ने कहा, बायोट-सेवर्ट लॉ ने, बायोट-सेवर्ट ने भी क्या प्रूफ किया था कि व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, क्या हो गया, निकल जाओ ध्यान से जाना, लेकिन है ना। क्या था हमारा कि भाई वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, ये बायोट-सेवर्ट ने भी बता दिया और एम्पियर्स ने। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब उस ड्यूरेशन में मैग्नेट भी आ चुकी थी मार्केट के अंदर, और मैग्नेट की जो रॉड थी उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप में सभी साइंटिस्ट के पास में स्पेसिमेन भेजा जा चुका था कि भाई ये मैग्नेट है और इसके अंदर ये फलानी फलानी प्रॉपर्टी है, इसकी आप रिसर्च करें। तो जब किसी व्यक्ति के पास कोई नई चीज आती है, खासतौर से मैग्नेट जैसी, तो जब बचपन में आप लोग रहे हैं तो यदि आपके हाथ में मैग्नेट आ जाए तो कभी इस दीवार पर चिपका, कभी उसके माथे पर चिपका, देखे कहाँ चिपकेगी कहाँ नहीं चिपकेगी, ये खेल करतब आप लोगों ने खूब किए। अरे मेरी बात सुनो पहले, बीच में हंसी मजाक नहीं। तो उसी तरीके से फैराडेज ने कहा कि भाई ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट इलेक्ट्रो से डेवलप की जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। लेकिन क्या मैं इस मैग्नेट से वापस करंट नहीं जनरेट कर सकता? और केवल इतना सा कंसेप्ट दिमाग, मतलब इतनी सी सोच को दिमाग में बिठाकर उस बंदे ने अपने जीवन के 11 साल खराब किए, ठीक। और 11 इयर्स के अंदर लगभग उसने 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एंड एवरी टाइम ही वाज फेलियर। मतलब उसने, जैसे हमारी पूरी कमरा है, इस पूरी कमरे को उसने लैब बना दिया और उसमें मार ताम झाम मेरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह पूरा पूरा जोड़ जाड़ के अपनी लैब बना के सेटअप करके बैठा हुआ था और सब तरीके से उसने परफॉर्म किया। लेकिन जब क्या हो जाता है कि आदमी कहीं ना कहीं जाके तो हार मानता ही है, और ऐसा होता है जिस जगह वो हार मानता है वही जीत है ना, वही जीत थी। तो उसने हार मानने के बाद में झुला गया जब वो पूरी तरीके से, तो उसने जो उसके हाथ में मैग्नेट थी फेंक के मारी ऑपरेटर्स के अंदर, जो अपना पूरा पूरा सेटअप बना रखा था उसने फेंक के मारी। तो जैसे उसने, मतलब तोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भाड़ में गई मैग्नेट और भाड़ में गया प्रैक्टिकल। तो जैसे उन्होंने फेंक के मारी तो उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर था अटैच, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर की निडल में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, और यदि गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर करंट पास हो रही है, ऐसा उसके दिमाग में आया। लेकिन हो सकता है कि वैसे ही तार वार वगैरह हिल गए हों, तो उसने दोबारा से मैग्नेट को उठाया और मैग्नेट को उठाने के बाद में उसने कई सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, कभी रुका, कभी चला, कभी फेंक के मारी, है ना। लेकिन उसने अंत तो पा लिया कि हाँ, when the magnet is rest, magnet is at rest, no change in। सुनो ध्यान से मेरी बात को आप, ए लड़के, जब मैग्नेट रेस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि when the magnet is at rest कि उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकल रही है। मैग्नेट चाहे मूविंग हो चाहे वो रेस्ट में हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो निकलेगी। लेकिन when the magnet is at rest, no deflection occurs in the galvanometer। इसका मतलब कोई करंट पास नहीं हो रही है। When the magnet is moving either towards or away, in both the cases there is a deflection in galvanometer needle। दोनों केस में हमारी चाहे मैग्नेट पास जा रही है या मैग्नेट दूर जा रही है, दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन हुआ किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर। बस यही एक परफॉर्म किया उसने एक्सपेरिमेंट और उसी से उनका नाम हुआ, ठीक है। तो अब यही है हमारे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किए थे, समझो ध्यान से। देखिए
सबसे पहले उन्होंने यहां पर ये ली कॉइल और इस कॉइल से ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, कोई अमीटर और कुछ नहीं अभी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड। और ये क्या हमारे पास, इट इज कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। और मैग्नेट ये है, दिस इज द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मैग्नेट इज एट रेस्ट, फर्स्ट पोजीशन क्या बेटे, पहले में एट रेस्ट, मैग्नेट इज एट रेस्ट। जब मैग्नेट रेस्ट में है तो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो आ रही है, निकल रही है लगातार, एंड सो मैनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर वेस्टेज एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर लिंकिंग विद द सरफेस, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो किससे लिंक कर रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर लिंकिंग विद द सरफेस नेबरिंग कॉइल। तो लेकिन जब ये रेस्ट में है, नो चेंज इन द फ्लक्स, नो चेंज इन द फ्लक्स। कैसे कि यदि यहां पर 500 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैंने मान लिया 500 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर लिंकिंग, लेकिन 500 कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब तक मैग्नेट रेस्ट में रहेगी तब तक जो फ्लक्स है वो कैसा रहेगा मेरा, कांस्टेंट। और यदि फ्लक्स कांस्टेंट है तो नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। तो इस केस में नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अब उन्होंने क्या किया, नाउ द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स, मैग्नेट इज मूविंग, केस सेकंड, मूविंग टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स। और कौन सा पोल आगे भी डिस्कस करेंगे उससे, है ना। तो मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो बाहर जा रही थी वो भी किससे पास होने लगी, इस सरफेस से। जैसे जैसे मैग्नेट पास गई तो नंबर ऑफ वेस्टेज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज रिड्यूस्ड, इज, इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है। और यदि वो इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स देयर इज चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाटएवर, फ्लक्स चेंज। जब फ्लक्स चेंज हुआ देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल, ठीक, गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। अब उन्होंने फिर से यहां पर तीसरी पोजीशन, यहां मान लो ये थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन किसमें थी, रेस्ट में, सेकंड पोजीशन किसमें है, मोशन में, थर्ड पोजीशन अगेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, अगेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट। पहले कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही थी, 500। अब हमने कहा सपोज जब ये तीसरी पोजीशन पाई तो कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है अब इससे, 1000। लेकिन अब फिर से मैग्नेट किसमें है, रेस्ट में, रेस्ट में। तो 1000 लगातार पास हो रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही है। चेंज कब होगी, जब ये मैग्नेट मूव करेगी। तो जब ये रेस्ट में है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो तीसरी पोजीशन क्या है हमारी, मैग्नेट अगेन एट रेस्ट, मैग्नेट अगेन एट रेस्ट। और यदि मैग्नेट दोबारा से रेस्ट में है तो फिर से क्या हुआ हमारा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अब यदि मैग्नेट, और यहां पर क्या हो रहा है बेटे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। फिर से फोर्थ केस में क्या हुआ, मैग्नेट इज मूविंग अवे, मैग्नेट मूविंग अवे, मूविंग अवे। और यदि दोबारा दूर जा रही है, अब इस केस में हमने कहा मैग्नेट इज मूविंग अवे, अब ये दूर जा रही है, तो क्या होगा बेटे, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, आइदर डिक्रीजिंग और व्हाटएवर इंक्रीजिंग, फ्लक्स चेंज। और यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अगेन वी ऑब्जर्व देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल बट इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस, बट इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस। पहले यदि दाईं साइड को हो रहा था डिफ्लेक्शन तो अब किधर होगा, बाईं साइड, ठीक है। यही था इसका एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात या नहीं है। तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो सबसे पहले लॉ दिया वो यही दिया, फैराडेज फर्स्ट लॉ,
Faraday's first law क्या है? By the motion of the magnet there is change in flux and hence, बस पहला यही है, by the motion, लिखना चाहो लिख लीजिएगा Faraday's law साथ साथ, Faraday's law, Faraday's law, तो फर्स्ट लॉ लिखिएगा, whenever the magnetic flux link, पहला लॉ लिखिए, whenever the magnetic flux link with the closed circuit, whenever the flux link with the closed circuit, whenever the magnetic flux link with the closed circuit change an EMF as well as current induced in it, ठीक है। सेकंड लॉ लिखें, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change in flux. The magnitude of induced EMF is rate of change in flux, d phi upon dt. Flux E is equal to d phi upon dt. अब सुनो ध्यान से, but he was failure to explain why the direction change because of motion of magnet. मैग्नेट यदि मूव कर रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नेट मूव कर रही है टुवर्ड्स तो राइट जा रही है, और यदि वो अवे तो लेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखिएगा, समझो इसको एक्सप्लेन किसने किया था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि Faraday was failure to explain the direction of induced current as well as EMF. Explain, ये assertion रीजन में पूछे जाते हैं इस टाइप से। Faraday was failure to explain the direction of induced current, EMF नहीं, केवल induced current, ठीक है, induced current that was given Lenz, L-E-N-Z, L-E-N-Z। अब देखिए Lenz law, according to this law, the direction of induced current is such that it always oppose the cause to bond, B-O-R-N, bond, or produce। समझो, लेंज लॉ ने बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कलयुगी संतान है, कलयुगी संतान। जैसे कलयुगी संतान जिसके कारण पैदा होती है उसी को कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम शांत रहो, उसी का अपोज करते हैं ना। आज के डेट में बालक बाप का ही तो अपोज करता है सबसे ज्यादा, बेटी मां का कर देती है। कलयुगी संतान, हाँ तो क्या है, बेटी थोड़ी बड़ी हुई नहीं, तुम्हें क्या पता सिस्टम क्या चलता। ओ हम तो दूसरे के ऐसे आए हैं, है ना, ऐसे बेटा बड़ा होगा। यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द सिस्टम, या है ना। तो ये है, इसे कहा जाता है कलयुगी संतान। रेस्ट मीन्स द सोर्स, मतलब ऑलवेज अपोज द सोर्स बाय विच इट इज टू बी बॉर्न, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। यही है लेंज लॉ। ठीक, अब सुनो, क्या बात है तेरी गर्दन, बैठा रहना, कैसे बैठ रहा है, वो नवाब है, तुम आगे बैठो, तुम नवाब नहीं हो, तुम आगे जाओ जी। नवाब साहब पढ़ा है, रैप्टर सुधरने का देर नहीं बता रहा हूं मैं, समझे, सुना भी आप है। देखिए
जैसे बेटा ये हमारे पास कॉइल, इसकी गर्दन में पाइवोट सिस्टम लगा हुआ है, यूं भी घूमेगी और फिर यूं भी घूमेगी। हाँ जी, ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर निडल। अब बेटा समझना ध्यान से, जब मैग्नेट मूव कर रही है कौन सा पोल, अब एक एक पॉइंट समझते जाना, यही है प्रैक्टिकल, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से आएंगे पूछने के लिए। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से बाहर निकली, किससे लिंक कर रही है, कॉइल से। अब वो किस तरीके से होगा कि ये हमेशा इसका अपोज करेगा, किसका, मोशन का। यदि नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो ये कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो उसका अपोज करेगा। ये नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स, तो यहां पर भी कौन सा पोल बन जाएगा बेटे, ये नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और वो नॉर्थ पोल के कारण दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ, तो ये मूव कर रही है पीछे, ये मूव कर रही है पीछे, तो इसका मतलब अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट विल एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये ध्यान रखना है कि कब क्लॉकवाइज आएगी और कब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सुनो, इसी के साथ यदि हमने कहा कि नाउ द नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, अवे, तो अब ये क्या करेगा, इसका अपोज करना है, किसका, मोशन का। दूर जाएगा तो ये क्या करेगी, पास, पास कब होगा, व्हेन द मैग्नेट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहां पर क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, साउथ, और साउथ बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ गई। अब बेटा समझो ध्यान से, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहां पर हो गया ये ईएमएफ, और ईएमएफ आप ऐसे मान के चलो कि यहां पर हमने एक छोटी सी बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी तो क्लॉकवाइज। कब है ये, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे, मैग्नेट इज मूविंग अवे, मैग्नेट पास आएगी तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, चेंज, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो, समझ में आ गया, ये होगा, बस यही था इसका एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर, यहीं पर ये मैं ले लू एक साउथ और नॉर्थ, तो अब यदि साउथ पोल मूव कर रहा है टूवर्ड्स, तो यहां साउथ बनेगा, क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज, और मूव करेगा अवे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात क्या नहीं है, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर करंट डेवलप हो रही है, पहले क्या हुआ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया, बल्कि वर्चुअली प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसे उसी को नाम दिया गया इंड्यूस्ड। जो वर्चुअली प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी को नाम क्या दिया मैंने, और बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ a current starts flowing the circuit, that's why it is said to be induced current, the current which is flowing in the circuit because of induced EMF, that is induced current। क्लियर होगी बात नहीं है। अब देखिएगा, ठीक है, ये आगे समझ में। अब इसी तरीके से हमने क्या किया कि भाई हमारे पास एक कॉइल ये है, दिस इज द कॉइल, ये क्लोज्ड सर्किट, एंड इट इज द सेकंड कॉइल विच इज कनेक्टेड विद द सप्लाई सोर्स। ये किससे कनेक्टेड है, सप्लाई सोर्स से। तो ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट या ऑक्सिलरी कॉइल, और ये है मेरा मेन सर्किट, मेन सर्किट करंट कैरिंग कॉइल। जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो सबसे पहले इसके अंदर करंट डेवलप होगी, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ व्हेन करंट flowing through a circular loop a magnetic field is to be set up passing through the center magnetic line of force means it will behave as a magnet, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यदि क्लॉकवाइज है तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा, ये बन गया साउथ पोल, साउथ पोल, और यदि क्लॉकवाइज की जगह पर एंटी क्लॉकवाइज है तो समझना दोनों केस। अब हमने मैग्नेट की जगह क्या ले ली, कॉइल, और करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट्स व्हाई इट बिहेव एज ए मैग्नेट।
नाउ अगेन द मैग्नेट इज मूविंग, यानी कि इसके नीचे पहिए लगा दिए मैंने और इसको मूव करा दिया इधर, अगेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट, सेम बिहेवियर। तो इस तरीके से दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। क्या क्या, पहले में केवल और केवल मैग्नेट मूव कर रही है, तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है, और मैग्नेट की जगह यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप भी मूव करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव एज ए मैग्नेट, और वही रूल अप्लाई होगा। तो ये थे हमारे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ सकते, चलिए नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप कुछ की पॉइंट लिख लीजिएगा। की पॉइंट, की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या है? हाँ जी, फर्स्ट की पॉइंट पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद कि ईएमएफ इंड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन इंक्लूडिंग लेंज लॉ। इट इज फैराडेज लॉ इंक्लूड लेंज लॉ। E is equal to minus n d phi upon dt, where n is the number of turns in the coil। n क्या है हमारे पास में? n है number of coils, number of coil, ठीक है, इतना ही बहुत है ना, number of coil। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए? लेंज लॉ, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है जब बेटे बड़े लेक्चर चलते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे? E, ये तो हमारे पास क्या है? व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी कि व्हेन द फ्लक्स इज वेरिएबल, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज एंड मैग्नीट्यूड, माइनस क्या आएगा मैग्नीट्यूड में? अच्छा, एन डी फाई अपॉन डी टी ई, ठीक है, या जाएगा एन डी फाई अपॉन डी टी। कब अप्लाई करेंगे इसे? व्हेन द फ्लक्स इज वेरिएबल, व्हेन द फ्लक्स इज वेरिएबल। इफ देयर इज ए लार्ज चेंज इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, डेल्टा टी, या लिख सकते हैं हम फाई टू माइनस फाई वन। कर लोगे ना सॉल्व? तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फॉर लार्ज चेंज, फाई टू माइनस फाई वन। दूसरा की पॉइंट लिखेगा जो कि जेई मेंस 2021 में अभी लेटेस्ट पूछा गया और नीट में बहुत पहले पूछा जा चुका है। लिखे सेकंड की पॉइंट, लेंज लॉ इज वैलिड and it is equivalent to the law of energy conservation, oh sorry, हाँ ठीक है, to the law of conservation of energy, conservation of energy। तो यदि आपसे पूछा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ किसके कॉन्सिक्वेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यही आया था क्वेश्चन नीट में। लिखे न्यूमेरिकल पहला, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? लिखिए पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल perpendicular to the plane, the magnetic flux through a coil perpendicular to the plane varying 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 according to the relation, varying according to the relation phi is equal to, ये दिया बेटे, phi is equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5, 2t minus 5, ये है, ठीक। then calculate induced current through the coil
इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट, इंड्यूस्ड करंट फाइंड करनी है आपको, इंड्यूस्ड करंट एट t is equal to 2 second, t is equal to 2 second if resistance of the coil is, if resistance of the coil is 5 ohm, resistance of the coil is 5 ohm. तो मेरा टाइम कितना है मेरा 2 सेकेंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दैट इज 5 ओम, जिस कॉइल से ये करंट पास हो रही है. तो अब सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि द फ्लक्स इज वेरिएबल, द फ्लक्स इज वेरिएबल. तो सिंस द फ्लक्स इज वेरिएबल and to calculate the induced current, first of all we have to calculate the value of induced EMF, magnitude of induced. So E is equal to, since E is equal to d phi upon dt because number of turns are not given, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आ जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ जाएगा है 78, पक्का ना, हाँ फिर ठीक है, नहीं मतलब 78 वोल्ट, ठीक है. तो इंड्यूस्ड करंट कितनी आ गई, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, फार्मूला वही है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर. तो 78 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15.6 एम्पियर. चलिए इतनी करंट फ्लो करेगी. पहला क्वेश्चन डन, कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन है ना. लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट. अ कॉइल ऑफ वायर enclosing an area, a coil of wire enclosing an area of 100 centimeter square, 100 centimeter square is placed with its plane, making an angle of 60 degree, with the magnetic field, of strength 10 to the power minus 1 Tesla, 10 to the power minus 1 Tesla, full stop. What is the flux through the coil? Comma, if magnetic field is reduced, to zero, if magnetic field is reduced to zero in 10 to the power minus 3 seconds, 10 to the power minus 3 seconds, calculate induced EMF, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में. तो बेटा ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया है बच्चों, क्या दिया है मैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, नहीं कॉइल ऑफ वायर एनक्लोजिंग एन एरिया, वायर की बनी हुई कॉइल है, कितना एरिया है, A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया. और प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. अब सुनो ध्यान से, सुनिएगा, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैंने कहा, इसने कहा मेक्स एन एंगल, वे मैग्नेटिक कहां गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. चलो पहले बता देते हैं, ये मान लो, और इसका पहले एरिया ऐसे था, एरिया वेक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, तो एरिया कितना बनाएगा, क्यों, हाँ क्या कहा, देखो इसने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन,
मेकिंग एन एंगल। अब समझना ध्यान से, ये है प्लेन, ये क्या हमारा प्लेन, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, प्लेन ये है, ये क्या है, ये पहले ऐसे था, मैं एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा अभी, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये प्लेन गिरा दिया, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से प्लेन कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर ये है, नहीं आया, ये है हमारे पास, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हमने इस प्लेन को ऐसे गिराया, ठीक, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, या इसको ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ये प्लेन था, ऐसे मान लो, ज्यादा क्लियर होगा, ये हमारे पास, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड की, ये प्लेन पहले ऐसे था और ये मैग्नेटिक फील्ड से इतना एंगल बनाया, कितना बनाया 60, तो परपेंडिकुलर ये जाएगा एरिया वेक्टर, कितना एंगल बनाएगा, देखो यदि ये 60 घूमेगा तो ये कितना घूमेगा 30, अरे देखो ना चेक करके, नहीं आया समझ में, ठीक, तो याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्या चीज बना रही है, प्लेन। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसे, देखो बेटा, इस प्लेन को मैंने ओरिएंट किया, ऐसे घुमाया, और ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये प्लेन ऐसे मान लो, प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ठीक, पहले कितना एंगल था 90, प्लेन यदि ऐसे रखा होता, तो प्लेन यदि ऐसे रखा होता तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल में होता, प्लेन ऐसे रखा हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, कितना एंगल है 90, ठीक, जब पहले 90 था, पहले कितना था ये 90, अब कितना एंगल है ये, और ये कितना एंगल हो गया 60, प्लेन और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में एंगल कितना था पहले, दोबारा समझो, देख पता क्या समझा दिया, ये प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, डायमीटर ऐसे मान लो, ये प्लेन है और ये क्या है हमारी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, तुम्हारा भला 0 है, 0 आएगा, थीटा कितना आएगा, जब प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 9, प्लेन और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल कितना है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको उठाकर, पहले ये था, और अब मैंने इस वाली लाइन को बना रहा हूं मैं, लाइन को ये मैंने कितने एंगल से रोटेट कर दी 60 डिग्री से, अरे ये है प्लेन यार, ये प्लेन है, तो अब ये कितने एंगल से रोटेट कर दी मैंने, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, सुनो ध्यान से, ये रोटेट किया मैंने कितने से, इसको ऐसे रोटेट क्या नहीं, प्लेन कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से 60 डिग्री, है ना, एक मिनट इसको और बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं, अच्छा ठीक है, इसको और करो कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये 90 है, इसको इधर घुमा लो, मीन्स 90 से 60 बनाना चाहिए, प्लेन 60 ऐसे बनाएगा ना, यदि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, पहले सुनो, ये प्लेन है, ये कितना एंगल बना रहा है 60, एक तो तरीका ये बना सकते हैं हम 60 में, दूसरा क्या बना सकते हैं भाई, यदि ये 60 है तो एरिया वेक्टर बेटा ये जाएगा, समझना ध्यान से, एरिया वेक्टर ये जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो ये कितना एंगल बनाएगी, सोचो, अरे हाँ ठीक तो है, टाइम घबरा रहे हो, यदि ये 60 है तो ये पहले वाले से कितना है, ये कितना एंगल है 30,
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यही तो है। तो इससे यदि ये 30 है तो ये भी तो 30 आएगा, क्या आएगा 30। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि यदि प्लेन बना रहा है कि एरिया वेक्टर, वहां गलती मत कर देना। प्लेन यदि 60 डिग्री बना रहा है तो 90 माइनस 60 एरिया वेक्टर बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, समझ में आ रही बात क्या नहीं है। तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस 60। बस यही एक कंसेप्ट था जिसके कारण ये पेपर में आया, इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या पूछा है, फ्लक्स। तो मतलब तो कोई बात नहीं, तो बच्चों का खेल है, बी इंटू एरिया इंटू कॉस 30। और सब कुछ दिया है इन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.1 यानी कि 10 टू द पावर -1। 0.1 इंटू एरिया है 10 टू द पावर ऑफ -2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। √3/2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -4 और इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ले आएगा। सही तो आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां गया 5.866 इंटू 10 टू द पावर -3। 5√3 की वैल्यू, हाँ ठीक है, सही तो आ रहा है, यही आएगा 5√3 इंटू 10 टू द पावर -4 या -4। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा उन्होंने कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ये आ गया। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, इसका मतलब φ2 कितना हो गया 0, φ2 कितना हो गया, और φ1 कितना है, ये है φ1। तो उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछा है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी कितना दिया है -3, और ये हो गया 0। तो माइनस ब्रैकेट 0 माइनस 5√3 इंटू 10 टू दी पावर -4 और अपॉन 10 टू दी पावर -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी आ जाए। ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे 0.866, कितना आ जाएगा 0.866 वोल्ट। ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, टाइम का है, टाइम समझ में आ गया। हाँ जी, लिखो बोला, लिखिएगा अ कॉइल, नहीं ये वाला लिखो, अ वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग bent into a circular coil, bent into a circular coil, circular coil में मैंने bent किया, coil which is placed perpendicular to the magnetic field, which is placed perpendicular to the magnetic field। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, ये तुम्हारा भाग गया। मैंने रैप्टर सुधुकाई करता बिना सोचे बोला, मैंने कहा ये है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिखा, तो एरिया वेक्टर का एंगल कितना हुआ 90। ठीक है, ये ध्यान रखो, एकदम आंसर मत दो, इसमें यही गलती होती है, इसीलिए मैक्सिमम पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अधिकतर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते बच्चे, खाली एंगल के चक्कर में। ठीक, क्या लिखा, प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ब्रैकेट में लेना मैग्नेटिक फील्ड। अरे नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी दैट इज बी। तो फ्लक्स डेंसिटी 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर per meter square within 0.5 second, within 0.5 second the loop change
इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है अच्छा फुल स्टॉप, विद इन 0.5 सेकेंड, ठीक है, विद इन 0.5 सेकेंड द लूप इज चेंज इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर की लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड टू का मतलब रिप्लेस करना है ना, इंक्रीज टू 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3.0, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, बस यही है, क्या आएगा, अरे कैलकुलेट इंड्यूस्ड, देखो ना, सोचने लगता पहले सोचा करो, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड नहीं करा बेटे वो, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन के साथ लगाना है, माइनस और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन नहीं है ना, केवल क्या है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसे क्या लिखेंगे हम, माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी, या लिख सकते हैं हम इसे माइनस फाई वन माइनस फाई टू अपॉन डेल्टा टी, फाई वन माइनस फाई टू अपॉन, तो याद रखना यदि फाई वन माइनस फाई टू कर रहे तो पॉजिटिव आएगा, और फाई टू माइनस फाई वन कर रहे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा पहले किसमें कन्वर्ट किया, कितने लंबी लेंथ है, अच्छा बेंड कर दिया, ये थी हमारी कितनी लेंथ है, L इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो ये L है और ये L किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल, तो यहां से क्या हम R निकाल सकते हैं, यस, L अपॉन 2 पाई, L कितना है 88 अपॉन 2 इंटू 22/7, अब ध्यान रखो देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यही तुम्हें लग रहा है कि 88 वगैरह या 110 दे रखा है तो क्या लिखेंगे 22, क्योंकि 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन आगे ना 22 दूनी 44, 2 और ये 7 कितनी हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। यदि हम 88 सेंटीमीटर की लेंथ को वायर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लूप में, तो कितनी रेडियस होगी उसकी 14 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 14 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा A1, नाउ द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल R1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर, पाई कितना है 3 मान लो, नहीं 22/7 मान लो, 22/7 इंटू R कितना है, अरे 4 साइन से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 14 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर, निकाल लोगे यहां से। अब दूसरे केस में क्या किया बता दो जल्दी से फटाफट, अब इसने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड केस, और लेंथ कितनी रखी है, दैट इज 22 सेंटीमीटर, तो मतलब एरिया कितना हो जाएगा इसका, A2 बराबर A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर, ये आ गया, यहां नहीं आया समझा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड रखा है कितना है, अच्छा पहले वाले का 2 दिए हैं, V1 कितना है 0.2.1, टू 2.5, ठीक है, और V2 कितना दिया है 3, तो यहां पर क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या होता है BA, तो B1A1 माइनस B2A2 अपॉन डेल्टा T, और उसमें टाइम दे रखा है कितने सेकंड में चेंज हो गया था ये 0.15, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आगे बात समझा, तो ये आंसर सॉल्व किया जाएगा 0.017 वोल्ट, क्या नाम है इनका,
शिवम नहीं, अभिनव। ऐसे एक्सप्रेशन जो होता है बहुत भारी काम कर रहा है, ये नहीं पता दुनिया का सबसे हल्का काम तुम ही कर रहे हो। भारी काम करना हो तो बाहर जाके देखना, बेचारों के पास मौजे भी नहीं है, ठंड पड़ रही है उनके लिए भी तो ठंड है ना, तो सबसे आसान काम कौन कर रहा है? क्या हो गया?